बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, थर्ड पेपर टॉपिक फर्स्ट एम्ब्रोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज 12। बच्चों, आज एम्ब्रोलॉजी के बारे में बताया जाएगा कि एम्ब्रोलॉजी क्या होती है और क्या इसकी डेफिनेशन है। एम्ब्रोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत जीवों के डेवलपमेंट का अध्ययन या स्टडी की जाती है, उसे एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें गैमेट्स का निर्माण तथा उनका संयोजन तथा जीवों में जायगोट का डेवलपमेंट का अध्ययन भी किया जाता है, इसे भी एम्ब्रोलॉजी कहते हैं, जो वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। इस प्रकार के डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में युग्मनज विदलन में जाता है तथा क्लीवेज द्वारा बनी कोशिकाएं टिश्यू में विभेदन होती है तथा अंत में ऑर्गन्स का निर्माण होता है। इस प्रकार सभी क्रमबद्ध प्रोसेस के अध्ययन को डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट के स्टडी को एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट 2 टाइप का होता है। पहला होता है फर्स्ट एम्ब्रोजेनेसिस, सेकंड होता है ब्लास्टोजेनेसिस। फर्स्ट एम्ब्रोजेनेसिस, इसके अंतर्गत युग्मनज से नए जीव के डेवलपमेंट को एम्ब्रोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड ब्लास्टोजेनेसिस, इसके अंतर्गत अलैंगिक जनन जैसी संरचना, जैसे बर्ड सोमेटिक फ्रेगमेंट्स, जेमुल्स इत्यादि से ईटीसी से नए जीव के डेवलपमेंट को ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रोलॉजी में ओवा के जीव में परिवर्धन के साथ साथ अलैंगिक जनन द्वारा जीव के परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रोलॉजी का शाब्दिक अर्थ एम्ब्रोइस का अध्ययन होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में एम्ब्रोलॉजी के स्थान पर डेवलपमेंट बायोलॉजी वर्ड्स भी काम में लिया जा रहा है। एम्ब्रोलॉजी में केवल पूर्व काल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जाता है, जबकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में परवश पूर्व एवं परवश के पश्चात दोनों समय में होने वाले चेंजिंग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रोलॉजी। भ्रूणकी का इतिहास। जनन तथा परिवर्तन की घटनाओं के में मानव ने प्राचीन काल से ही अध्ययन किया तथा अन्य विज्ञान के शाखाओं के समान एम्ब्रोलॉजी का भी अपना एक इतिहास होता है। एम्ब्रोलॉजी के बारे में प्रारंभिक विचार के बारे में वास्तविक ज्ञान 19वीं सेंचुरी में सेल थ्योरी के आविष्कार के बाद ही संभव हुआ था।
ईसा से 3000 से 1500 वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों ने एम्ब्रियो के निर्माण तथा ग्रोथ के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। ईसा से 600 वर्ष पूर्व लिखे गए कुछ भारतीय धर्म ग्रंथों में भी नए जीवों के ओरिजिन के बारे में उल्लेख मिलता है। ईसा के पश्चात द्वितीय या तृतीय शताब्दी की इंडियन बुक सुश्रुता संहिता में माता के गर्भ में शिशु के डेवलपमेंट का वर्णन मिलता है। डिफरेंट साइंटिस्टों ने लेखों में परिवर्तन के संबंध में विचार पढ़ने को मिलते हैं। इनमें प्रमुख है एम्पिडोक्लस, हिप्पोक्रेटिस, अरस्तु तथा हीरोफाइलस, गैलन इत्यादि प्रमुख साइंटिस्ट थे। एम्पिडोक्लस के अनुसार शिशु का निर्माण आंशिक रूप से नर जनक द्वारा तथा आंशिक रूप से मादा जनक द्वारा होता है। हिप्पोक्रेटिस 460 से 377 ईस्वी पूर्व ने मुर्गी के अंडे के डेवलपमेंट का अध्ययन किया। अरस्तु ने मुर्गी तथा अन्य प्राणियों के डेवलपमेंट का अध्ययन किया तथा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द ट्रीटिस ऑन एम्ब्रियोलॉजी था। अरस्तु ने बताया कि मनुष्य के भ्रूण का परिवर्धन मैटरनल ब्लड से होता है, माता के रुधिर से होता है। अरस्तु को एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था तथा इसी के साथ स्पर्म व ओवा के बारे में भी ज्ञान होना प्रारंभ हो चुका था। साइंटिस्ट हार्वे 1615 तथा मेलबिगी 1672 में सिंपल लेंस की सहायता से चिक के डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेज का अध्ययन किया। साइंटिस्ट ग्राफ ने 1672 में ओवरी के फॉलिकल के बारे में बताया। हेमा तथा लुवेन हॉक साइंटिस्ट ने 1677 में सर्वप्रथम मानव तथा अन्य के शुक्राणुओं को देखा तथा साइंटिस्ट बोनेट ने 1720 से 1793 में सब इंसेक्ट के अंडों का आविष्कार किया तथा उन्हें पार्थेनोजेनेसिस द्वारा परिवर्धित किया, विकसित किया। साइंटिस्ट पेंडर ने 1827 में 3 जनन स्तरों के बारे में बताया तथा साइंटिस्ट बेर ने 1827 में मैमल्स के अंडे का अध्ययन किया। साइंटिस्टों ने प्रीफॉर्मेशन थ्योरी दी, इसे पूर्वरचना सिद्धांत भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक सॉर्मर डेम ने 1637 तथा 80 में यह
प्रस्तावना किया कि जनन कोशिकाओं में पूर्व रचित भ्रूण या एडल्ट का लघु रूप उपस्थित होता है। मानव में इन लघु रूपों को होमनक्यूलस कहा जाता है। डेवलपमेंट के दौरान इन लघु रूपों को वर्दी तथा अकुंडलन एडल्ट में होता है। इस थ्योरी को साइंटिस्ट मेल पिगी ने 1628 से 1694, हेलर ने 1708 से 1777 में तथा साइंटिस्ट बोनेट एंड स्प्लेंजनी ने 1729 से 99 में समर्थन दिया। इन साइंटिस्टों का मानना था कि यह लघु रूप अंडाणु में होता है, जिसे शुक्राणु द्वारा वृद्धि के लिए उत्तेजित किया जाता है। इन्होंने अंडे को ओविस्ट नाम दिया। साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक ने 1662 से 1723 तथा साइंटिस्ट हॉटशॉकर ने 1656 से 1725 के अंतर्गत बताया था कि लघु रूप की उपस्थिति शुक्राणु के शीर्ष में मिलती है, शुक्राणु के हेड वाले पोर्शन में मिलती है। इन लघु रूपों को उन्होंने स्पर्मिस्ट नाम दिया। इस प्रकार अनेक थ्योरी साइंटिस्टों ने अलग अलग दी थी, जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।